हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भाग्या और मेरे हस्बैंड का नाम है सूरज। तो आज इस वीडियो में हम लोग आप लोगों से बात करने वाले किस तरीके से हम लोग यहाँ पे पहुँचे। बिकॉज मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेरीज आते कि आपने क्या किया था, कैसा था आपका प्रोसेस वगैरह। सो उसके बारे में आई नो सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जब भी कोई वीज़ा प्रोसेस है या वर्क रिलेटेड वीज़ा होता है तो कंफ्यूज होते हैं। तो हम लोग अभी जर्मनी में, और जर्मनी के लिए आपको किस तरीके से वर्क वीज़ा पे आना है एंड स्पाउस वीज़ा, फैमिली रियूनियन वीज़ा, उसको फैमिली रियूनियन वीज़ा बोला जाता है, तो कैसे आना है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम इसका सेकेंड पार्ट में स्पाउस वीज़ा के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट आपको बताएंगे कि वर्क वीज़ा पे आप कैसे आ सकते हो जर्मनी। उसके लिए इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि इंटरव्यू किस तरीके से होता है एंड जॉब कैसे सर्च कर सकते हो आप लोग, एंड दूसरा कि इसका वर्क वीज़ा में प्रोसेस क्या रहता है और उसके ड्यूरेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन, उस बारे में बात करेंगे। ज़्यादा कुछ बात करे बिना वीडियो पे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं सूरज। जैसा कि भाग्या ने कहा, मैं आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह मैंने अपना जॉब सर्च किया फॉर जर्मनी, फिर किस तरह प्रोसेस रहा, क्या करना है। रिगार्डिंग दिस, इस वीडियो को इजी होगा जब मैं 3 टॉपिक में डिवाइड कर दूं। तो पहला है जॉब सर्च, सेकंड होगा इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है, और थर्ड जो एक्चुअल वीज़ा का प्रोसेस है वो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, जॉब सर्च। तो क्यों जॉब सर्च जर्मनी में ही किया, या फिर कहाँ से पता चला? तो इसके बारे में मुझे पता चला एक फ्रेंड के थ्रू, जो यहाँ ऑलरेडी जॉब कर रहा था, कि आईटी इंडस्ट्री की डिमांड है इसमें, बहुत ज़्यादा है जर्मनी में। और इसमें मेन चीज़ ये है कि जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती आईटी इंडस्ट्री जो रोल्स है उसमें। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कैसा है। और मुझे ऑलरेडी 3-4+ ईयर्स का एक्सपीरियंस था ही। तो जो एक्सपीरियंस जिसमें ज़्यादा होता है तो उसको वो लोग प्रिफर ज़्यादा करते हैं। तो जॉब सर्च के लिए सबसे पहले मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट किया, क्योंकि मोस्टली लिंक्डइन और स्टैक ओवरफ्लो में आपको ज़्यादा रोल्स मिल जाएंगे इसके। पर जो मैंने किया था वो लिंक्डइन थ्रू था। तो लिंक्डइन प्रोफाइल पहले अपडेट कर लेना है। उसमें आपका करंट एक्सपीरियंस, करंट वर्क क्या है, और क्या टेक्नोलॉजीज में आप वर्क कर रहे हो वो डाल देना है। और इसके बाद आप सर्च कर सकते हो कि पर्टिकुलर आपका रोल, जैसे कि मेरा डेवॉप्स था, तो डेवॉप्स रोल इन जर्मनी, या फिर कोई भी सिटी ले सकते हो, बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट। पर मोस्टली अगर आप जर्मनी का फिल्टर रखोगे आप, तो वो बेसिकली सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। और सेकंड फिल्टर होगा इसमें कि वीज़ा सपोर्ट है कि नहीं, प्लस लैंग्वेज चाहिए कि नहीं। तो लैंग्वेज बैरियर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 90% आईटी रोल्स में लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। तो ये फिल्टर करने के लिए आप ये भी रख सकते हो कि लैंग्वेज इंग्लिश है कि नहीं, वर्किंग लैंग्वेज उनका। और इसके बेस पे आपको बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। और वंस आपके पास रिजल्ट हो, तो मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 कंपनीज को, जो मेरे क्राइटेरिया मैच कर रहे थे रोल्स और टेक्नोलॉजी के हिसाब से, प्लस एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनको मैंने सीवी सेंड किया। और इन लोग का रिप्लाई फटाफट नहीं आता। जैसे हम इंडिया में जैसे कि तुरंत ही रिप्लाई कभी कभी आ जाता है कि नेक्स्ट राउंड ये होगा ये होगा। पर यहाँ जर्मनी में कैसा है कि इन लोग को बहुत टाइम लगता है सारी चीज़ों में। जैसे ही मैंने 3-4 कंपनीज को सीवी सेंड किया, और उसके ऑलमोस्ट 15-20 डेज के बाद फर्स्ट कंपनी का रिप्लाई आया कि वो लोग इंटरेस्टेड है, और वो नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं। तो अगर ये फर्स्ट जो कैटेगरी की बात थी जॉब सर्च, तो आपको इतना ही करना है। और आप स्टैक ओवरफ्लो पे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो आजकल बहुत यूज हो रहा है जॉब सर्च के लिए। तो उसमें भी काफ़ी हद तक एग्जैक्ट कंपनीज, वीज़ा रिलोकेशन सपोर्ट, और किस टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे आपको। तो वहाँ के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जॉब सर्च किस तरह किया जाए और क्या क्या ध्यान में रखना है आपको। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी है इन लोग का इंटरव्यू, जो कंपनी इंटरव्यू कैसा होता है और क्या देखना चाहिए आपको। तो फर्स्ट हो गया जॉब सर्च, जिसमें आपने सीवी भेज दिया और आप वेट कर रहे हो, और साइमल्टेनियसली आप दूसरे कंपनीज को भी अपना सीवी भेज रहे हो।
तो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो एचआर का आता है वो ऑलमोस्ट 15-20 डेज के बाद मुझे आया, जिसमें वो बताते हैं कि उनको आपका सीवी मिला है, उन्होंने रिव्यू किया और उनके जो पोजीशन है उसमें आप मैच कर रहे हैं और वो नेक्स्ट राउंड में फर्स्ट राउंड आपका लेना चाहते हैं, जो एचआर राउंड ही होता है। बेसिकली ये सेम ही होता है इंडिया में, पर इन लोग का डिफरेंस ये होता है कि एचआर राउंड वो लोग बता देते हैं आपको कि 40-45 मिनट्स का होगा। एग्जैक्टली कितने लोग होंगे उसमें, जैसे कि एक ही इंसान था जहाँ जो मुझे कंपनी में से इंटरव्यू प्रोसेस आया था, तो एक ही पर्सन था और उसमें क्या डिस्कस होगा। तो बेसिकली वो बता देते हैं कि वो आपका इंटरेस्ट पूछेंगे, आपका करंट रोल जानना चाहेंगे, आपकी पर्सनालिटी देखेंगे वो लोग, प्लस वो लोग खुद के कंपनी के बारे में बताएंगे आपको कि उनकी कंपनी क्या करती है और ये रोल में आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो यही एग्जैक्ट 45 मिनट्स का उनका शेड्यूल कॉल होता है, बेसिकली वीडियो कॉल ही होता है और इसमें ऊपर नीचे नहीं जाता। एग्जैक्ट 45 मिनट्स मतलब 45 मिनट्स में ही वो लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको आपका टाइम बताना होता है कि किस टाइम पे आप कंफर्टेबल होंगे इस कॉल के लिए। और वीडियो कॉल होगा तो ऑब्वियसली स्काइप या जूम, आजकल जूम ज़्यादा चल रहा है तो उस टाइम स्काइप था। तो आपको अपना एनवायरनमेंट उस तरह रखना होगा कि आप वीडियो कॉल के लिए रेडी हो, और आप अपने हिसाब से थोड़ा उस कंपनी के बारे में भी देख सकते हैं ऑनलाइन, उनके वेबसाइट में आगे कि वो क्या करती है कंपनी, कितने टाइम से, और आप अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। जैसे कि अगर आपको जानना हो कि कंपनी के रोल में आपको कितने लोग हैं उस टीम में जिसमें आप वर्क करने के लिए ट्राई करोगे, और कंपनी का कल्चर ओवरऑल कैसा है, तो ये सब आप उनसे इस राउंड में पूछ सकते हैं। तो ये फर्स्ट राउंड कंक्लूड हुआ मेरा और उसके बाद एग्जैक्टली ऑलमोस्ट और 2 हफ्तों के बाद उनका सेकेंड ईमेल आता है कि उनको फर्स्ट राउंड से वो लोग इम्प्रेस्ड है और आगे जाना चाहते हैं। तो ये ऑब्वियसली टेक्निकल राउंड होता है। कितने नंबर ऑफ राउंड्स कंपनी पे डिपेंड करता है, पर मोस्टली यही एक चेन होता है इनका। तो सेकेंड राउंड टेक्निकल होता है, उसमें भी आपको मेल में पता लिख देते हैं वो लोग कि एग्जैक्टली टेक्नोलॉजिकल राउंड होगा, उसमें इतना टाइम का होगा, कितने टीम मेंबर्स होंगे उस राउंड में आपको, और किस किस टेक्नोलॉजी या किस बेस पे वो लोग क्वेश्चन या इंटरव्यू होगा, ताकि आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हो इसके लिए। तो जो सेकेंड राउंड था वो भी वीडियो कॉल ही रहेगा और सेकेंड राउंड टेक्निकल होने की वजह से ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स का था, 1.5 घंटे का था। तो 1.5 घंटे में भी 2 टीम्स थी इन लोग का, जैसे कि एक जो टीम एग्जैक्टली टीम लीड होता है, उनके साथ एक राउंड होता है, प्लस जो एक्चुअल टीम होती है उनके साथ एक राउंड होता है। तो बेसिकली इसमें आपको वही पूछते हैं जो एग्जैक्टली आपने अपने सीवी में लिखा हो, प्लस उनके जो रोल जो जो उन्होंने रोल डिफाइन किया है उसमें जो टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में पूछते हैं, प्लस आपके ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में पूछते हैं कि आप अगर ऐसे सिचुएशन आएगा तो क्या करोगे, या फिर आप वर्क कर रहे हो और कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आप उसको किस तरह हैंडल करोगे। तो इनका जो टेक्निकल राउंड है वो भी डिवाइडेड होता है काफ़ी हद तक, हाफ स्प्लिट, जैसे कि एक टोटली टेक्निकल और एक आपका पर्सनालिटी साइड, जिसमें आप वो उनका एक एजाइल कोच भी होता है काफ़ी हद तक काफ़ी कंपनीज में। तो एजाइल कोच का काम ये होता है कि आपके इंटरव्यू के टाइम आपका एक माइंडसेट रीड करे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कितने कॉन्फिडेंट हो रिप्लाईज करने में, और मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि काफ़ी लोग ये करते हैं कि अगर टेक्निकल राउंड में कुछ नहीं आता हो तो गेस करने लगते हैं या फिर तुक्का लगाने लगते हैं कि हाँ शायद ये, और वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ गेस किया, पर वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कि वो सही है। तो वो अच्छा नहीं होता। तो इसमें इजी ये बेटर ये होता है कि आपको अगर कुछ पता ना हो तो आप सिंपली उनको बता दें कि हाँ मुझे पता नहीं है और मैं इसमें ज़्यादा देख सकता हूँ इस कॉल के बाद, या फिर उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च कर सकता हूँ कि हाँ ऐसा चीज़ मैंने वर्क नहीं किया है, और बट ऑब्वियसली अगर मेरे पास टाइम मिलेगा और मैं हो सकता है तो डेफिनेटली वो जानूंगा। तो ये उनके लिए इजी होता है, ना कि आप गैस करके रॉन्ग आंसर्स दे। तो ये जो गैस करके रॉन्ग आंसर्स होता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उनके एजाइल कोचेस पे, क्योंकि इसमें इन लोग का डिसीजन दोनों टीम्स के बेस पे आता है। वो दोनों टीम्स बैठ के डिस्कस करते हैं कि ये पर्सन को लेना चाहिए कि नहीं, वो राउंड क्लियर है कि नहीं।
तो इसमें अगर आपका टेक्निकल राउंड ठीक ठाक भी रहा हो, पर अगर आपने ये गेस वर्क किया हो और काफ़ी गलत आंसर्स दिया हो, तो एजाइल कोचेस की तरफ से ये नो हो जाता है। तो आपके चांसेस वहाँ बहुत कम हो जाते हैं। तो जो मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो वो ये होंगे कि जो है एग्जैक्टली वो बताए। आपको जितना पता है, जितना एक्सपीरियंस आपने किया है, जो एक्चुअली हैंड्स ऑन वर्क किया है आपने, वो बताए। और जिसमें नहीं किया उसमें क्लियरली बोल दे कि हाँ मैंने ये नहीं किया, पर मुझे पता है, नॉलेज है इतना इतना थियोरेटिकल, पर प्रैक्टिकल मैंने ये नहीं किया। तो इसकी वजह से आपके चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं और आपको नेक्स्ट राउंड के बारे में भी फिर वो बोलेंगे। तो इसके बाद ऑलमोस्ट फिर से ये सारे राउंड्स के बीच में ऑलमोस्ट 15-20 दिन आराम से लग जाते, तब तक कोई रिप्लाई नहीं होगा और उनकी तरफ से कोई रिवर्ट बैक्स नहीं आएगा। तो अपने को ऐसा लगता है कि हाँ शायद आगे नहीं लिया होगा, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ ऑलरेडी वर्क स्लो है काफ़ी, इंडिया जैसा नहीं है। तो फिर से 15-20 डेज के बाद वापस मुझे एक और ईमेल आया कि जो टेक्निकल राउंड था वो क्लियर है, पर वो लोग एक और राउंड करना चाहते हैं जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। तो इसमें क्या, वो लोग होमवर्क टाइप एक असाइनमेंट देते हैं आपको, जो आपका जो भी टेक्निकल जिसमें भी आपने ये जो जिस रोल के लिए आपने अप्लाई किया, उस रोल के बेस पे आपको एक होमवर्क टाइप असाइनमेंट दिया जाता है, एक स्मॉल प्रोजेक्ट टाइप, जिसको एक टाइम फ्रेम में करना होता है। जैसे कि मेरे को जो मिला था वो डेवॉप्स के लिए एक 7 डेज का मिला था, छोटा सा प्रोजेक्ट। उसमें आपको सबमिट करना होता है ताकि वो लोग आपका हैंड्स ऑन और प्रैक्टिकल नॉलेज भी देखें कि आप किस तरह एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हैंडल करते हो। स्मॉल टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, फिर भी वो लोग आपको अच्छा खासा टाइम देते हैं। ऑलमोस्ट 1 वीक तक दिया था मुझे। तो आपको इसको क्लियर करके इसको अपलोड कर देना होता है। और ये हो जाने के बाद, अब ये जो आपने प्रैक्टिकल वर्क अपलोड किया, ये वो उनकी टेक्निकल टीम देखती है। तो उनको अपने टाइम के हिसाब से वो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो रन करते हैं, एरर्स निकालते हैं और उसका रिजल्ट आउटपुट देखते हैं, और उसके बेस पे एचआर को बोला जाता है कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो इसमें और ज़्यादा टाइम लगा था इसका रिवर्ट आने में, ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास। तो 1 महीने के आसपास होने के बाद इन लोग का रिप्लाई आया कि हाँ वो टेक्निकल राउंड जो प्रोजेक्ट था वो भी क्लियर है। तो वो लोग लास्ट राउंड में जाना चाहते हैं, जो कि नेगोशिएशन राउंड और नेक्स्ट अप्रूवल राउंड होगा, जिसमें सो ये राउंड में एग्जैक्टली वो लोग बता देते हैं कि सैलरी नेगोशिएशंस होंगे, प्लस आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, कब आप ज्वाइन कर सकते हो, ये सब के बारे में डिस्कशन होगा। तो अगेन ये एचआर राउंड होता है, ऑलमोस्ट 1 आवर का हुआ। तो ये भी वीडियो कॉल होगा आपको। तो इसमें आपको फिर अपने क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि कंपनी जैसे कि क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, और सैलरी नेगोशिएशन होगा तो किस तरह होगा, प्लस कंपनी सपोर्ट देती है रीलोकेशन में कि नहीं। जैसे कि आप इंडिया से यहाँ आओगे तो कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ आया तो 1 मंथ का अकोमोडेशन मिला था और कोई सपोर्ट नहीं मिला था, पर 1 मंथ अकोमोडेशन था, क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग जैसे कि यहाँ आने के बाद घर रेंट पे देखना थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर हो सके तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ से आ रहा हूँ इंडिया से, तो एटलीस्ट मुझे 1 महीने का अकोमोडेशन दे या फिर टोटली रीलोकेशन सपोर्ट या पैकेज दे। तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा काफ़ी। तो हाँ बस यही था पूरा। ऑलमोस्ट ये टोटल प्रोसेस को लगा 1 मंथ के ऊपर, 1.5 मंथ्स ऑलमोस्ट लगा ये लास्ट कॉल तक। सो थर्ड पार्ट है वीज़ा, जो एक्चुअल वीज़ा प्रोसेस रहा वो कैसे करना है। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में जैसे आपको कंफर्मेशन मिल गया, अप्रूवल आ गया कि ओके आपको हायर किया जाएगा, और सारे सारे जो सैलरी नेगोशिएशन टर्म्स हो गए, तो कंपनी क्या करेगी, आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से घर पे भेजेगी। आपको आपका एड्रेस पूछा जाएगा और आपको पूरा जो एक्चुअल वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो घर पे पोस्ट थ्रू आएगा। तो वंस आपको पोस्ट थ्रू आए तो उसके बाद आपको क्या करना है, जर्मन कॉन्सुलेट में सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है। तो जर्मन कॉन्सुलेट ऑलमोस्ट 4 जगह पे है इंडिया में। दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है और एक साउथ में बैंगलोर है। तो आप जिस स्टेट में हो उस हिसाब से आपको जो एक्चुअल वेबसाइट में जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा जो कॉन्सुलेट है वो आपके स्टेट के लिए लागू होगा। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैं गुजरात में था,
तो गुजरात के लिए बॉम्बे कॉन्सुलेट आता है। तो जो प्रोसेस रहा फॉर बॉम्बे कॉन्सुलेट के, उस टाइम प्री कोविड की बात है ये, तब आपको फ़ोन करना था और फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेना था, वीज़ा अपॉइंटमेंट के फॉर लॉन्ग टर्म कैटेगरी, और वो भी जॉब वीज़ा। तो ये ध्यान रखना होता है कि आप कौन सा कैटेगरी सिलेक्ट करें। तो अभी तो ऑलरेडी वो वीएफएस को दे दिया गया है, तो आप वेबसाइट जाओगे, वीएफएस मुंबई की वेबसाइट है, उसमें आप कैटेगरी सर्च करोगे और आपको एक डेट दिया जाएगा। तो उस डेट में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स, काइंड ऑफ स्मॉल इंटरव्यू होता है उनका भी रिलेटेड टू दिस, कि आप क्यों जा रहे हैं वगैरह। तो उसके लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में ये है कि सबसे पहले आपका एक स्मॉल कवर लेटर, कि आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो, जिसमें आप ये बता सकते हो कि मुझे जॉब मिला है ये कंपनी के थ्रू, वो कंपनी की मेन लोकेशन ये है, प्लस मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस टाइप का है, और मैं इस डेट को वहाँ जाना चाहता हूँ। सेकंड डॉक्यूमेंट होगा दो दो कॉपी फॉर जो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो आपको पोस्ट के थ्रू मिला। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आपको दो कॉपी कुछ बनाने होते हैं। मुंबई में ऐसा था। ये भी काफ़ी वेरी करता है कॉन्सुलेट वाइज, तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस मुंबई का जो है वो बताऊंगा। तो मुंबई में जो था, आपको हर चीज़ के दो कॉपीज करने होते हैं। तो सेकंड डॉक्यूमेंट रहा आपका जो एक्चुअल जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जो जर्मनी थ्रू आपको पोस्ट में आता है। थर्ड होगा आपको एक कवर लेटर, आपको एक सीवी बनाना होगा, स्मॉल सीवी, जो शायद आपने आपने जॉब अप्लाई करते वक्त जो सीवी यूज़ किया वही यूज़ कर सकते हो, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक मैंडेटरी काइंड ऑफ फॉर्म है, उसमें सीवी है। तो आपको सीवी लगाना है दो कॉपीज, फिर आपके पासपोर्ट फोटोज, फिर जो फीस है, जो वीज़ा का फीस, और उस टाइम कुछ 6,500 रुपीज़ के आसपास था, वो आपको डीडी के थ्रू भरना ही होता है। आप चेक या फिर कैश नहीं चलाते वो लोग, एक्चुअल एग्जैक्ट अमाउंट का डीडी लेना होता है कोई भी बैंक में जाके। जैसे कि मैंने एसबीआई में से निकलवाया था, तो एक एग्जैक्टली डीडी निकालना होता है 6,500 रुपीज़ का, विथ द एग्जैक्ट नेम ऑफ कॉन्सुलेट। वो भी आपको जर्मन कॉन्सुलेट की वेबसाइट में मिल जाएगा किस नाम से डीडी निकलवाना है। फॉर एग्जाम्पल वो नाम था जनरल कॉन्सुलेट ऑफ मुंबई समथिंग समथिंग। तो वो एग्जैक्ट मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप निकाल सकते हो कि क्या किस नाम से डीडी निकलवाना है। तो ये सारे कॉपीज के, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के दो कॉपीज बना के आप जो एग्जैक्ट इंटरव्यू डेट और टाइम मिला है आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट का, वहां जाके आप उनको दे देंगे। तो वो लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस लाइक ये कंपनी कहाँ है, और आप आप क्यों जा रहे हो, बेसिकली वो क्वेश्चन आएगा। तो आपको यही बताना है कि जॉब का, मुझे एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ऐसा ऐसा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस मुझे ज्वाइनिंग डेट ये मिली है, तो मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। फिर आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे कि हाँ आप कहाँ रहते हो, इतने टाइम तक कहाँ जॉब कर रहे थे इंडिया में, वगैरह वगैरह। फिर अगर कोई कोई ये भी पूछते हैं, मैंने सुना है कि आपको जर्मन आता है कि नहीं, या फिर आप वहाँ जाके जर्मन सीखना चाहोगे कि नहीं। ये सब क्वेश्चंस काफ़ी मैंने सुने हैं, पर वो डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर्स के मूड पे काफ़ी तक। बाकी इसमें कुछ ये नहीं होता कि कुछ रिजेक्शन आ जाए, या ये सब उनके लिए एक प्रोसीजर होता है बस। उनका काम यही है, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं, और आपको एक स्टैम्प मिल जाएगा पासपोर्ट पे छोटा सा, कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, और नेक्स्ट उनका जो रिप्लाई आएगा वो ईमेल थ्रू आएगा। उसके लिए ये फास्ट था काफ़ी, जॉब वीज़ा के लिए यहाँ पे काफ़ी फास्ट होता है वीज़ा का जो प्रोसीजर और अप्रूवल है। मुझे कुछ 3-4 दिन के बाद ईमेल आ गया था कि वीज़ा अप्रूव हो गया है। तो आपको पासपोर्ट सबमिट करना होता है जो आपका, कि वीज़ा स्टैम्प करे वो। तो उसमें भी आपको जो नियरेस्ट वीएफएस हो या वहाँ जाके देना होता है पासपोर्ट। उसमें भी छोटा सा फॉर्म होता है कि जो आपको जो अप्रूवल ईमेल आया है वो देना है, प्लस आपके एक दो पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट फोटो साइज कॉपीज देना है, आपका जो एक्चुअल पासपोर्ट है वो, और प्लस आपको एक इंश्योरेंस देना पड़ता है। यहाँ तक आ रहे हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस, कुछ 5 to 10 days, या लोग कभी कभी 1 month तक भी देते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस का निकलवाया था, कोई भी कंपनी का चल सकता है ट्रैवल इंश्योरेंस, जो यूरोप में लागू होता है। वो भी आपको कोई भी अगर आप गूगल सर्च करोगे तो कोई भी कंपनीज में से आपको मिल जाएगा।
तो ये देना होता है, प्लस आपको एक कवर लेटर अगेन कि मैंने इसके लिए अप्लाई किया है और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जॉब के लिए वीज़ा स्टैंपिंग दिया जाए। प्लस आपको कुछ 900 फीस था वीज़ा स्टैंपिंग का, वो देना होता है। तो ये सब वीएफएस में जाके देने के बाद आपको फिर इसका रिप्लाई आने में भी कुछ 10 to 15 डेज लगा था। तो 15 डेज के बाद आपको ईमेल आता है कि ओके आपका वीज़ा स्टैंप होके आ चुका है, तो आप वीएफएस आके आपका पासपोर्ट ले सकते हैं। तो आप वहाँ जाए, अपना जो ईमेल आया है वो दे दें और आपका पासपोर्ट ले सकते हैं। फिर आपको उसमें चेक करना रहता है कि पासपोर्ट में आपका नाम वगैरह जो डिटेल्स हैं वो करेक्टली स्टैम्प्ड है कि नहीं उस वीज़ा में। वीज़ा का एंट्री डेट और वीज़ा का एक्सपायरी डेट चेक करना होता है, क्योंकि अगर ये गलत हो तो तुरंत उनको बताना पड़ता है और वो लोग री इशू करते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों का ये हो चुका है कि मिसप्रिंट हो जाता है नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में वगैरह वगैरह। तो ये चेक कर लेना होता है। और ये जो वीज़ा आपको मिलता है वो फॉर 6 मंथ्स वैलिड होता है। तो ये काइंड ऑफ वीज़ा इसलिए होता है कि आप एंट्री ले जर्मनी में, और फिर 6 मंथ्स तक वैलिडिटी होता है, फिर उसको आपको रिन्यू करना यहाँ पड़ता है, वहाँ से नहीं होगा। तो कोई भी टाइप का वीज़ा, मोस्टली ये भी कॉन्सुलेट डिपेंडेंट होता है, किसी किसी को 3 मंथ्स मिलता है और किसी कॉन्सुलेट्स में वो लोग 6 मंथ्स तक देते हैं, पर मोस्टली काफ़ी जगह 6 मंथ्स ही होता है। तो बस फिर आपको यहाँ आ जाना है और फिर यहाँ का अलग स्टोरी है, वो डिफरेंट वीडियो में देखते हैं। बाकी ओवरऑल इतने ही कैरेक्टर, ये टोटल जो है ओवरऑल फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स लगा था मुझे जॉब के जो पासपोर्ट स्टैम्प्ड होके हाथ में आने के लिए। आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा ऐसा मुझे लगता है। और मुझे जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं एक बार सूरज से पूछना चाहती हूँ कि लाइक लोगों को डाउट रहता है कि सीवी यूरोपियन स्टाइल सीवी चाहिए कि नॉर्मल सीवी चल सकता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट है यूरोपियन स्टाइल फॉर्मेट जो बोलते हैं, पर जब इंडिया से अप्लाई करते हैं और जो आईटी रोल्स है, टेक रोल्स है, उसमें कुछ यूरोपियन स्टाइल फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है। जो एक्चुअली इंडिया में जो है, जो इंडिया में जो सीवी मैं यूज़ करता था, मैंने वही यूज़ किया था। तो आप वही यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है। लाइक आपने कुछ अपडेट किया था कि मतलब सीवी आपने कैसे बनाया था, उसमें बहुत सारा लिख दिया था कि हाँ हाँ मैंने ये किया है। हाँ, अगर वो देखा जाए तो सीवी आपका सबसे ज़्यादा लंबा ना करे। मेरा मैक्स 1.5 पेज का ही सीवी था। उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना है कि किस में आपने वर्क किया हो, वो दे देना है। बाकी अंदर की चीज़ें नहीं कि मैंने इसके अंदर इतना डिटेल, वो उसकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो खाली लंबा सीवी हो जाता है और वो अच्छा नहीं होता। सो सिर्फ बस पॉइंट टू पॉइंट कि आपने कहाँ वर्क किया हो और किस टेक्नोलॉजी में वर्क किया है, बस। उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं, और टोटल एक्सपीरियंस। और ये लोगों को चाहिए होता है क्या 10th के मार्क्स कितने, 12th नहीं, वो के सब, मार्क्स हाँ, वो कितने? सब की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि हॉबी, मेरे मेरे हॉबी ये है, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। 10th की जरूरत नहीं है, 12th की जरूरत नहीं है। बस इतना ही लिख देना है कि आपने लास्ट बैचलर्स किया या मास्टर्स किया, वो लिख देना है बस। बाकी उससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जैसे कि आप एक्सपीरियंस थे, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस था हाँ, आपको आईटी 4 फील्ड में। प्लस। अगर कोई फ्रेशर, जैसे कि मैंने आईटी किया है बट मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर मुझे अप्लाई करना हो, अभी तो नहीं, अगर मेरे जैसे और लोग होंगे जिसको अप्लाई करना हो, तो वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते? तो यही बात है, मेन प्रॉब्लम ये है कि फ्रेशर्स को ये लोग नहीं लेते, क्योंकि इन लोग के डिमांड के हिसाब से इन लोग के पास इतना टाइम या इतना इंफ्रा नहीं है कि वो लोग फ्रेशर्स को लेके ट्रेन करें। आई मीन ऑब्वियसली ये एक लॉजिकल बात है कि एक फ्रेशर को इंडिया से या बाहर से यहाँ लेके आके ट्रेन करने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटर होगा फ्रेशर्स। ऑब्वियसली मैं बोलूँ तो कोई चांस नहीं है यहाँ। काफ़ी लोगों ने पूछा है, मैंने देखा भी है, पर सबके हिसाब से यहाँ फ्रेशर्स के लिए चांस नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, एज अ स्टूडेंट वीज़ा यहाँ मास्टर्स के लिए आते हैं, फिर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वो हो सकता है, बट एज अ फ्रेशर जर्मनी में डायरेक्टली जॉब फ्रॉम इंडिया, वो मोस्टली नॉट पॉसिबल है। या फिर आई थिंक मैं अभी यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीख रही हूँ, आप लोगों ने पास्ट वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो उसमें ऐसा है कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आता है
या फिर आप सीख रहे हो जर्मन लैंग्वेज, कुछ लेवल तक आपने सीखा एंड आपको बेसिक आप बात कर सकते हो, तो आप लोग उसका इंटरव्यू पे बैठ सकते हो, इवन इफ यू हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ 1 or 2 years। हाँ, एटलीस्ट 1-2 years 2 years प्लस चाहिए प्लस होता है। जर्मन हो तो बहुत ऐसा नहीं अच्छा है है। कि उसमें आईटी फील्ड, आप कोई भी हाँ, फील्ड में आपको ओपन रहता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, ऐसा मैंने सुना है। जर्मन लैंग्वेज हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स आ जाती है। प्लस उसमें अगर जर्मन लैंग्वेज के साथ 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो। पर टोटली फ्रेशर और नो जर्मन लैंग्वेज, वो कोई फायदा नहीं है वहां से अप्लाई। मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस से वो लोग लेना स्टार्ट करते हैं? हाँ, मिनिमम देखा जाए तो जितना मैंने देखा है, मैंने सुना है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, आई मीन जब मैं भी अप्लाई कर रहा था तो उनका मिनिमम एक्सपीरियंस 4+ ऑलमोस्ट 5, यही लेवल पे वो लोग लेते हैं, क्योंकि मिनिमम है। हाँ, मिनिमम मैंने देखा है। अब वो डिपेंड करता है कंपनीज पे, पर जब मैं अप्लाई कर रहा था, मैंने जब लिंक्डइन पे अप्लाई करना स्टार्ट किया, फिल्टर कर रहा था, तो मिनिमम 3, 4 और 5, ऑलमोस्ट अब 4 और 5 पकड़ सकते हैं एवरेज, उससे नीचे नहीं देखते वो लोग। ओके। और दूसरा ये है कि अगर लाइक कोई बंदा एक्सपीरियंस है उसको 4 या 5 साल का, बट वो इतना भी वो नहीं है कि उसको लिया जाए, हम्म। इंटरव्यू में उसने इतना अच्छा क्रैक नहीं किया उसको लिया जाए, तो ऐसा क्या है कि उसको लेते लोग, लाइक हाँ, वो भी सही बात है। जैसे कि अब सबका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं होता है, फिर उतना अच्छा नॉलेज नहीं होता, फिर भी लोग अप्लाई करते हैं। बेसिकली सूरज भी काफी इंडिया से हाँ, आने वाले बहुत सारों का इनके खुद के कंपनी में इंटरव्यूज लिया है सूरज ने खुद। सही बात है। तो अभी वो ले रहे हैं, सूरज को यहाँ पे 2 साल हो गया है। सो मतलब आप लोग क्या देखते हो एक बंदे में, कि बंदे को अगर इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ चीज उसके लिए नया है, तो आप क्या देखते हो? वो सही बात है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस का मामला आता है तो हर इंसान को सब कुछ नहीं आता, वो यहाँ के लोग भी जानते हैं। तो अभी जैसे कि इंडिया में मैंने बहुत सारे कंपनीज में इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ का एक जो मेथोडोलॉजी है या फिर वहाँ की जो सोच है जब इंटरव्यू लेते हैं, तो उनको लाइक मैंने काफ़ी ऐसा देखा है कि उनको सब कुछ आना चाहिए। वो एक ऐसा बंदा ढूंढते हैं जिसको सब कुछ आता हो, तो ही अच्छा एक उनके लिए इंटरव्यू जाता है वो, उनका फीडबैक तभी अच्छा होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वो लोग को समझ में आता है कि हाँ भाई, हम एक इंसान सब कुछ काम नहीं कर सकता, उसको सब कुछ जानता हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो ठीक है, पर वो ज्यादा एटीट्यूड पे ध्यान देते हैं कि आपको कितना आता है, और जैसे कि मैंने इंटरव्यू सेक्शन में कहा कि आप किस तरह रिप्लाई करते हैं और कितने जेन्युइन है, जैसे कि गैस वर्क नहीं कर रहे हो और आप बता दो कि ओके मेरे को ये नहीं आता, मैं ट्राई कर रहा हूँ, या फिर मैंने सुना है, मैं इस पे ज्यादा वर्क करना चाहता हूँ। तो ये सब वो लोग ज्यादा देखते हैं। तो अगर आपको टेक्निकल राउंड में इतना सब नहीं आया हो, अच्छा इंटरव्यू नहीं गया हो, पर आपकी जेन्युइनिटी और आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो टीम में, और वो इंटरव्यू में आप किस तरह से बात करते हो, तो उनको एज अ टीम प्लेयर आप लगते हो, और ऐसा भी लगता हो कि हाँ बंदा कर लेगा उसके एटीट्यूड के हिसाब से, तो वो उनके लिए ज्यादा प्रेफर लाइक देते हैं। कोई बंदा जेन्युइन हो कि हाँ मुझे नहीं आता है बट मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं बस, नया सीखने को रेडी हूँ, ऐसा नहीं एग्जैक्टली। कि मैं मुझे नहीं आता या मैं गेस करके छोड़ दूँ, तो वो लोग हाँ, वो नेचर उनको वो पसंद आता उनको है। ज्यादा देखते हैं कि हाँ यहाँ कैसा है कि वो बोलते हैं कि हायर फॉर एटीट्यूड नॉट फॉर स्किल्स। या क्योंकि स्किल्स वो आपको पढ़ा सकते हैं वो लोग, 1-2 महीने में कोई भी जगह, कोई भी आप रोल पे जाओ, 1-2 महीना वही चीज करो तो आपको ऑटोमेटिक आ ही जाना है। पर एक पर्सनल स्किल्स, एटीट्यूड, ये वो लोग सिखा नहीं सकते। तो वो लोग ज्यादा इस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि स्किल्स अभी आपको एक टेक्नोलॉजी नहीं आता, पर वो आप आने के बाद वही करोगे तो आपको 1 महीना भी नहीं लगेगा वो सीखने में। पर उनका जो एक पर्टिकुलर एक बंदा किस तरह काम कर रहा है, किस तरह, क्या एटीट्यूड है टीम में काम करने का, या फिर किस तरह नॉलेज शेयर कर रहा हो, किस तरह बात करता है, ये सब वो लोग नहीं सिखा सकते। तो वो लोग इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि स्किल्स पे उतना। और लाइक जर्मनी में क्यों आना चाहिए, और जर्मनी में ऐसा क्या है कि वर्क के लिए इतना हाँ, लाइक क्यों, वाई जर्मनी में वाई? अगर आईटी की बात हो तो इंडिया से कंपेयर करें तो सैलरी वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि बैंगलोर और इस बैंगलोर अगर कहा जाए आईटी हब जैसा है, वहाँ की सैलरीज अगर आप कंपैरेटिवली देखो तो काफ़ी हद तक यहाँ से ज़्यादा है, और ज़्यादा सेविंग्स भी हो सकता है। पर जो मेन डिफरेंस आता है इंडिया वर्सेस यहाँ पे इन आईटी सेक्टर, सिर्फ मैं आईटी सेक्टर की बात कर सकता हूँ,
तो वो है फैमिली और वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे कि अगर इंडिया में अगर आपको बहुत हाई सैलरी पे एक बंदा अगर काम कर रहे हो आप, तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पूरा टाइम उनको ही दे। जैसे कि काइंड ऑफ एक कहते हैं ना कि आप भाई सैटरडे संडे भी हमारे लिए काम करें और इसका कोई एडिशनल पे नहीं होता, या फिर आपको छुट्टी लेना हो तो भी उनको पूछ के लेना पड़ता है, भले वो आपकी खुद की छुट्टियां है जो आपका हक है आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, फिर भी उनको पूछना पड़ता है कि हाँ भाई मैं छुट्टी ले लूं, और अगर वो ना बोले तो नहीं भी ले सकते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो काफी लोगों का एक मेंटालिटी है कि भाई यूरोप में पैसा ज्यादा है, या फिर अगर सही बोलो आईटी सेक्टर में एक बंदा जो 5-10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, पैसे के मामले में यहाँ उतना नहीं मिलेगा जितना आप इंडिया में कमा रहे हो इन इंडियन रुपीज। बट एट द एंड यही डिफरेंस है कि वर्क लाइफ बैलेंस आपका अच्छा है यहाँ पे, लाइक फैमिली को आप टाइम दे पा टाइम रहे दे आपको पाओगे। कभी सैटरडे संडे काम करना पड़ा है वो आप बताइए। जैसे कि हाँ, अगर यही एग्जैक्ट क्वेश्चन जैसे आपने भी पूछा, तो इंडिया में मुझे सैटरडे संडे काफी बार काम करना पड़ा है जिसका एडिशनल पे नहीं होता, और वो लाइक तुम्हारा काम ही गिना जाता है, वो आप एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, आपका काम है वो, हमने आपको हायर किया है, हम आपको पैसे दे रहे हैं, ये एटीट्यूड रहता है उनका। और मेरी तो जो कंपनी थी वो यूएस कंपनी थी, मोस्टली मोस्ट कंपनीज इंडिया में यूएस बेस्ड ही होती है, तो उनका एटीट्यूड ये रहता है कि आपको अगर सैटरडे संडे फोन कर ले तो आप कहीं भी हो सब छोड़ के काम करो, क्योंकि काम करना ही है। पर वर्सेस यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है कि मंडे टू फ्राइडे 40 आवर्स वीक है तो उतना ही करना होता है। और इन केस सैटरडे संडे ऑब्वियसली आईटी कंपनीज में ये रहती है कि एक्स्ट्रा ऑन कॉल ड्यूटीज ये सब रहता ही है, तो उसके लिए आपको एडिशनल पे होगा, और वो बहुत कम आता है, रेयरली आता है, 1-2 बार जब आपको करना हो तो। बाकी ये कोई फोर्स नहीं है, आप इसमें भी ना कर सकते हो इन केस, बट और ऑब्वियसली क्या आपको उसका आपको पेमेंट मिलता है, आप लाइक 1 आवर भी एक्स्ट्रा कंपनी को हाँ, दे जैसा रहे मैंने हो? कहा वो सैटरडे संडे जो भी एक्स्ट्रा होगा वो 1 आवर भी होगा तो उसका एडिशनल पे होता है, वो होता ही है। उसके अलावा वो आप क्लेम कर सकते हो और वो देंगे ही वो लोग। पर आप इसमें भी ये है कि जैसा मेरे को नहीं करना हो या फिर मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं मना कर सकता हूँ कि हाँ ये नहीं होगा, किसी और को दे दे। पर ऑब्वियसली आपके पोजीशन के हिसाब से आपको जब कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं तो वो ये भी बता देते हैं कि आपको ये रोल भी रहेगा, और तो ही आप अग्री करें। तो वो नॉर्मल बात है, और इतना ज्यादा नहीं होता कि आप ना ही बोल दो। आई मीन वो आपका पार्ट ऑफ जॉब है, तो इट्स ओके। पर बहुत बड़ा डिफरेंस बस यही है कि फैमिली और वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया वर्सेस यूरोप में जो अभी है। सो ये हुई आपको जो भी क्वेरीज थे वो भी मैंने पूछ लिया। अगर इसके अलावा भी किसी को कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज हमारे आप मैसेजेस में आप पूछ सकते हो। आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो जैसे आपने अभी पूछा है। सो कुछ भी आपको क्वेरी रहता है रिलेटेड टू वर्क वीसा तो प्लीज कांटेक्ट करिए, आप पूछिए आपके क्वेश्चंस, हम लोग आंसर देंगे। और भी वीडियोस में या फिर कोई भी वीडियोस रैंडमली अगर आपका क्वेश्चंस बहुत सारा आता है तो हम लोग जरूर उस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे आपके क्वेश्चंस पे। सो होप सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो आपको क्या करना है, लाइक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिनको जरूरत है तो प्लीज शेयर कीजिए, बहुत हेल्पफुल है क्योंकि हम लोग को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं था। सूरज भी लाइक बहुत सारे फाफे बेले इस चीज के लिए, लोगों को पूछे हैं बहुत सब ये होता है। तो शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब तो करना मत भूलिए क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो इसी तरीके से हम नए नए वीडियोस नए लेके वीडियोस आते रहेंगे। आपके लिए लेके आएंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय। बाय।